लेकिन देवास के स्टेशन मास्टर राजू सैनी कभी नहीं भूले, बल्कि वो तो बरसों से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद जो जुर्म के दलदल में फंस सकते हैं, लेकिन राजू उन्हें उस दुनिया से बेहद दूर कर देते हैं। इस एक बगीचे में चंद घंटे उनके साथ बिताकर। पेंटिंग लॉरेंस दिसंबर 1946 तो प्रथम सिन्हा थे। इससे राजू के साथ बगीचे में बैठे इन लोगों में से कोई गरीबी की मार झेल रहा है तो किसी पर बाल अपराधी का लेबल चस्पा है, लेकिन राजू यहाँ इन सभी दागों को धोने और मिटाने की कोशिश में तल्लीन है। दरअसल राजू इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर पीएससी की तैयारी भी कराते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि इंदौर की ऐसी कई बस्तियों के बच्चे राजू की कोशिशों के चलते सरकारी अफसर भी बन चुके हैं। बैंक में, रेलवे में है, एसएससी में है और मध्य प्रदेश पुलिस में है। जो मालवा मिल पे केले का ठेला लगा था राजू कैमरे, आज वो रेलवे में सिलेक्ट है। जो माल गोदाम पे बोरिया फेंकता था सीमेंट की, आज वो रेलवे में सिलेक्ट है। पेपर जितने भी बांटते थे हमारे गोमा की फिल पंचमी, आज लगभग सब रेलवे, बैंक और कांस्टेबल है। और एक बस्ती में जो लोगों की धारणा है कि यार बस्ती में अपराध होता है, आज कुछ भी अपराध नहीं। गोमा की वेल पूरी शासकीय हो गई है। वहाँ आप जाके हर घर में आप देखोगे एक सरकारी नौकरी है। खुद राजू की जिंदगी के पिछले पन्नों पर भी गरीबी की ऐसी ही स्याही बिखरी हुई है, जिसे मिटा मिटा कर राजू इस मुकाम पर पहुँचे। और अब उनकी ख्वाहिश कोयले की इन कोठरियों में ऐसे ही हीरे तराशने की है, जिसके लिए वो हर रोज मुफ्त में ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत का सिला भी अब उन्हें मिलने लगा है, क्योंकि इन बस्तियों के बच्चे भी उनकी राह पर चलने को तैयार हैं। जी, मेरा हो चुका है, एसएससी में भी हो चुका है, रेलवे में भी हो चुका है और एसएससी दिल्ली एसआई में निकाल चुका हूँ मैं और बहुत सारी निकाल जगह हूँ। राजू सर का बहुत योगदान रहता है, बहुत ही सपोर्ट। तैयारी की थी? बस लगन रही और राजू सर का निरंतर सपोर्ट रहा हमारे लिए। कभी बुक्स नहीं रही, कभी कोचिंग का जो भी है बढ़िया आके हम लोगों को गाइडेंस समय समय पर करते रहते। आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप इस चेन को आगे बढ़ाओगे? अब बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो भी हमारे दोस्तों को, भाइयों को जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं बराबर सपोर्ट करूंगा। कुछ तो राजू से इस कदर प्रेरित हैं कि सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद दूर की पोस्टिंग लेने के लिए वो तैयार ही नहीं, क्योंकि इससे वो चेन टूट जाएगी और अपने जैसे ही दूसरे बच्चों की जिंदगी संवारने से वो चूक जाएंगे। मैं बीकॉम पढ़ा हुआ था और यहाँ नेहरू पार्क में आया, सर के यहाँ पर पढ़ाते थे बच्चों को। इनको देख के मैं भी तैयारी करने लगा। अब कहाँ सिलेक्शन हो गया आपका? मेरा भी एक एएसआई में सिलेक्शन हुआ था और एमपीपीएससी में भी मैं कर रहा हूँ। मैं भी सर के साथ ही सहयोग कर रहा हूँ अभी पढ़ा रहे अभी? हाँ, सर के साथ। आगे और पढ़ाएंगे आप? जी बिल्कुल। चेन मार्केटिंग की तरह कोचिंग का ये सिलसिला भी चल पड़ा है। राजू के पढ़ाए अब तक के 450 युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब उनके पढ़ाए हुए छात्र भी अपनी तरह ही दूसरे बच्चों की भी जिंदगी संवारने में जुट गए हैं। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, इंदौर। कहते हैं मुफलिसी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। कभी यही मुफलिसी इंसान को जुर्म की राह पर ले जाती है तो कभी यही दौर उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, और मजबूत भी ऐसा कि अपने लिए तो अच्छी राहें बनाई ही जाती हैं, वहीं जरूरतमंदों के लिए भी मसीहे के रूप में वो इंसान सामने आ जाता है। और राजू सैनी भी उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं। सीधे हम आपको राजू सैनी से भी मिलवाते हैं। सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं और उनके साथ में मौजूद है खुद राजू सैनी, जो उन बच्चों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए मसीहा है जो हो सकता है गलत राह पर जा सकते थे। और उनके साथ में वो बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, राजू किस तरह से बच्चों को ट्रेन भी करते हैं और कब से ये सिलसिला चला रहा है, कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए नैना, इसे ही कहते हैं शिक्षा का दीपक, जो जहां जलता वहीं रोशन हो जाता है। इस वक्त मैं इंदौर के नेहरू पार्क में हूं, जहां पर कोचिंग लगती है राजू सैनी जी की। और पीछे मेरे कोचिंग क्लास का जब आप नज़ारा देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि जहां आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाई होती है, आज भी वहां पर ये दीपक रोशन हो रहा है खुली आसमान के नीचे।
और ये नज़ारा है जहाँ पर राजू सैनी अभी पढ़ा रहे हैं सामने। ना कोई ब्लैक बोर्ड है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई बुक्स है, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने बचपन से की गई पढ़ाई का नतीजा है कि वो अपना सारा ज्ञान अपने होनहार स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि शायद वो और नाम रोशन करेंगे अपने उन क्षेत्र का जहां से वो आए हैं, उन तंगदस्त गलियों से। बात करेंगे हम नैना राजू सैनी जी से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू सैनी जी, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। आपका ये जो शिक्षा का मंदिर की यहाँ शुरुआत हुई, कैसे हुई शुरुआत, एक बार आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आखिर वो क्या वजह थी जब आप उन गलियों में थे जहाँ अपराध खूब होता था, लेकिन उनको पार करते हुए कैसे आप इधर शिक्षा के रास्ते पर आए? मेरे पिताजी रिक्शा ड्राइवर थे और मैंने स्कॉलरशिप से IK कॉलेज से डिग्री पूरी की और उसके बाद मन में नेहरू पार्क में हम पढ़ते थे बचपन से। 11 से 12 से नेहरू पार्क में पढ़े क्योंकि वहाँ माहौल नहीं था। और मेन चीज़ यहाँ आके हम जो हमारा एक ग्रुप बना, जो तैयारी करते थे हम लोग सब यहाँ ग्रुप बन के धीरे धीरे हम लोग का ग्रेजुएशन होने के बाद हमने सोचा कि तैयारी की जाए और पूरा टाइम हम यही देते थे। और शायद यदि हम वहाँ मोहल्ले में रहते हैं तो हो सकता है कि हम यदि पढ़े लिखे नहीं होते या तैयारी नहीं करते होते तो हम क्राइम में चले जाते। हो सकता है कि हम भी क्राइम कर लेते, क्योंकि वहाँ माहौल थोड़ा ऐसा था। जब मैं 12th में था तो मुझे रोक लिया गया था कि आपकी घड़ी दे दीजिए। फिर मैंने बताया कि मैं यहीं रहता हूँ भैया। फिर सुबह पता चला कि मैं उससे घड़ी लेके आया। तो बहुत माहौल इस टाइप का था। लेकिन यहाँ पार्क में आने के बाद हम लोगों ने जब पूरा ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के हम पढ़ाई करते रहे। और हमारे कमल बंसोड़े जी, ये भी PSC की तैयारी करते थे। इनसे मोटिवेशन होकर हम लोगों ने तैयारी चालू करी। और उस वक्त कंपटीशन बहुत था, प्रतिस्पर्धा, वैकेंसीज भी कम निकलती थी। और लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और साथ में हम यहाँ सब ग्रुप बन गया। और रूम लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे कि रूम लेके, तो हम लोगों ने यही क्लास स्टार्ट की। और यहाँ से 4-5 बच्चे, 8-10 बच्चे थे, उसमें से 4-6 बच्चे सिलेक्ट हो गए। धीरे धीरे ये कारवा बनता रहा। और मैं जब तैयारी करता था तो हमारे पास यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण लेने के लिए 30 रुपये नहीं थे। दर्पण नहीं खरीद पाता था 30 रुपये की। उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी बापू की कुटिया थी जो बंद पड़ी थी। हम लोगों ने महापौर को लेटर लिखा, सब छात्रों ने साइन किए और फिर ये बापू की कुटिया स्टार्ट हुई। ये लाइब्रेरी भी हम लोगों ने सपने के संघर्ष करके स्टार्ट हुई। यहाँ हमने प्रतियोगिता दर्पण रखवाना चालू करी और इस हिसाब से हम लोग खुद ही नोट्स बनाते थे और खुद ही ग्रुप डिस्कशन करते थे। और धीरे धीरे जिसमें से 2001 में हमारा एक 2002 में प्रथम विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ, अजय जारवाल गुड्स गार्ड, जो कुलकर्णी के भट्टे का था। उसके बाद धीरे धीरे कारवा बनने का लगभग 1000 बच्चे हैं। आज गोमा की फेल पूरी शासकीय हो गई है, पंचम की फेल पूरी शासकीय है। लगभग हर बच्चा शासकीय नौकरी की ओर अग्रसर है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वाकई 1000 बच्चे पिछले 13 या 14 साल में यहाँ से सिलेक्ट हुए, लेकिन इतनी टफ एग्जाम PSC की बगैर संसाधनों के, और आजकल जिस तरह कोचिंग में बहुत ज़्यादा हाईटेक तरीके से पढ़ाई होती है, उनके बीच में ये बच्चे खुली छत के नीचे पढ़ रहे हैं, कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं? क्या मास्टर टिप्स होते हैं आपके? मेन चीज़ है सही समय पे सही मार्गदर्शन, सही काउंसलिंग और पढ़ना क्या है। जो स्मार्ट वर्क करेगा वो आगे जाएगा। गधा मेहनत नहीं करता। प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। लेकिन हम लोग हम लोगों ने जो तैयारी की थी, हमने NCERT की बुकें पढ़ी, बहुत सारी बुकें पढ़ी। उससे हम लोगों ने पूरा एक सिलेबस बना लिया, अलग क्वेश्चन निकाल लिया। हम बच्चे को वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम्स में आता है। हम गधा मेहनत नहीं करने देते। और यही कारण है कि हमारे बच्चे आज थोक में सिलेक्ट होते हैं। और मैं बिल्कुल 100%, कोई भी बच्चा हो वो आए, उसको 100% गारंटी दे रहा हूँ वो सिलेक्ट होके जाएगा। राजू सैनी जी हमारे साथ बने रहेंगे। मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा जो कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो यहाँ पर पहले पढ़ते थे और उसके बाद पढ़ने के बाद आज अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। कुछ बताइए, आप यहाँ पर कैसे आए? सबसे पहले यहाँ पे आना कैसे हुआ? किस इलाके में आप रहते हैं? मैं पंचम फील इलाके में रहता हूँ। और एकाएक 2003 की बात है, राजू सर हमारे घर पे आए। इन्होंने हमको जागृत करा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कीजिए। तो मैं वहीं से लगने लगा। 2003 से मेहनत करते हुए आज मैं व्यापम के थ्रू इन्वेस्टिगेटर पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन जिस माहौल से आप आए, कैसा माहौल है आपके आसपास का? भटकाव नहीं हुआ? क्योंकि पूरा वो क्षेत्र है जो क्राइम के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा क्राइम उस इलाके में होता है। कैसे इस दिशा में अपने आप को मजबूती से संभाल पाया? ये सब राजू सर का ही आशीर्वाद है। राजू सर ने ही हमको मतलब प्रेरित किया है। शुरू से लगातार उन्होंने प्रेरित किया है कि हमारे मतलब आप कॉम्पिटिटिव में ही आपका कैरियर है। और उन्हीं के बदौलत आज हम मतलब कम से कम मान के चलो कि कम से कम पंचम फेल इलाके से ही 1500 स्टूडेंट्स शासकीय वर्ग में सेवा दे रहे हैं।
क्या कहेंगे आप? बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त जब आपने 12वीं की होगी, दो रास्ते होंगे। मैंने तो 8 से 10 साल होगा छोड़ा हुआ। फिर मेरे को एक मार्गदर्शन दिया चाणक्य इंस्टीट्यूट से, तो फिर मैंने यहाँ के देखा कैसा माहौल है, फिर मैंने अपने हाथ से किताब उठा के लेके फिर स्टार्ट किया है, यही कहना चाहूँगा। तो नैना, इस तरह स्टूडेंट्स का साफ हमने सुना है कि इनके पास दो रास्ते थे। ये वो लोग हैं जो किताबें छोड़ चुके थे, जो एक अलग ही दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस इलाके में जहां पर हर वक्त हथियार उठते हैं या गोलियां चलती है, वहां से अब सरकारी नौकरी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने सारे जो अपराध की दुनिया का आकर्षण होता है उसको दूर करके पढ़ाई की दुनिया में आ रहे हैं और एक अच्छे शासकीय सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक तरह से अगर वसीम बात की जाए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जो कि क्राइम सिटी के नाम से अपनी एक पहचान बना रहा है, लेकिन ऐसे समय में वो भी ऐसे इलाके जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, वहां से इन सभी को लेकर आना, उन्हें एक सही मार्ग पर लेकर जाना, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप राजू जी से जाने कि आखिर इन लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है उन्हें एक सही राह पर लाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। राजू जी, एक सवाल यही सबसे बड़ा है कि जिस इलाके से है क्राइम के नाम से जाना जाता है, लेकिन आखिर कैसे मोटिवेट कर पाते हैं आप इन लोगों को, इनके पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं जो ये इस दिशा में आते हैं? हमारा जो ग्रुप है, हम लोग छोटे छोटे सेमिनार रखते हैं। छोटे छोटे सेमिनार रख के मोहल्ले में जाके उनके माता पिता को समझाते हैं और उदाहरण देते हैं कि जो पेपर बांटते थे, आज वो सिलेक्ट है, जो केले का ठेला लगाता था आज वो सिलेक्ट है। तो उनको मोटिवेशन बताते हैं कि आप काम पे जाते हैं ठीक है, लेकिन काम के बाद हमारे वहाँ पढ़े, आधे घंटे शाम को सुबह जितना भी टाइम निकाले पड़े, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन ही किया आप गोल्डन डोर, एजुकेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों को, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य और आत्मविश्वास हम बताते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं एक डायरी पे लिख के दे देता हूँ कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि मोटिवेशन ही सब कुछ है। यदि सकारात्मक सोच लेके आप चलेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक बार नेगेटिविटी आपके मन में आ गई तो वो आपको पॉजिटिव नहीं करने देती। हम जो भी बच्चा आज अभी तो हम लोगों का ये कि आफ्टर 10 के बाद ही हम उसके घर पहुंच जाते हैं कि भैया आगे तू क्या करना चाहता है। उसको यूपीएससी, पीएससी और एसएससी और सबके बारे में जानकारी देते हैं। छोटे छोटे सेमिनार लगाते हैं मोहल्ले में और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। और हमारी तो शुभकामनाएं और हमारा ये एम है कि अब जो बच्चे हैं वो आईएएस और डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर निकले। लेकिन मुफलिसी भी एक बहुत अहम किरदार निभाती है जिंदगी में परिवर्तन के लिए। माँ बाप के सामने भी समस्या होती है कि इतने बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि काम करे पढ़ाई छुड़वाकर, उन माँ बाप को कैसे आप तब्दील करते हैं? बहुत समस्या आती है, हम बहुत समझाना पड़ता है। वहाँ घर पे माता पिता को बहुत बताना पड़ता है कि नहीं, आज ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आगे कलर है, बहुत सारे कलर है, विभिन्न कलर मिलेंगे। अभी थोड़ा तपना पड़ेगा, आगे निश्चित रूप से चिंगारी तपेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी और बहुत अच्छा आगे आप बहुत अच्छे लेवल पे आप जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो पार्ट टाइम के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप आए और टाइम दें, निश्चित रूप से बच्चों को भेजें, 100% सिलेक्शन होगा, उनको मोटिफाई करते हैं। राजू जी, एक और अहम बात की, जब आपके साथ के जो लोग सिलेक्ट हुए वो एक रैली निकालते हैं, उस एरिया में जाते हैं, बच्चों में एक जोश भी जागता है कि हाँ वो आप लोगों को देख के आगे आए, एक अच्छा अधिकारी बने, लेकिन वो जोश बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। 2, 4, 6 दिन बाद बच्चे आना छोड़ देते हैं। लगातार बच्चे पढ़ाई करें, साल 2 साल 3 साल इंतजार कैसे कर पाएंगे? सर ये चैलेंजिंग चीज़ है हमारे लिए, हमको मालूम है कि चैलेंजिंग है, लेकिन हमारा प्रयास है, हम सब इकट्ठा होकर बार बार प्रयास करते हैं, जाके समझाते हैं। बहुत सारे लड़के, एक लड़का सुरेश बांगरिया था, वो पहलवानी करा करता था और 10वीं में 4-5 बार फेल हो गया था। मैं उसको जब भी आता था उसको टोकता था कि भैया 10वीं पास हो जाए यार। उसको कैसे भी 10वीं पास कराई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, आज वो पोस्टेड है, कांस्टेबल है बलवाड़ा थाने में। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता, 3-4 बार 5 बार जाना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और एक बार यदि बच्चा आ जाता है तो ये निश्चित है कि सिलेक्ट होके ही जाता है। तो नैना, हमने सुना कि मोटिवेशन के लिए खुद को भी धैर्य रखना होता है, गुरु को भी धैर्य रखना होता है कि जोश बरकरार रहे स्टूडेंट का। जी बिल्कुल, वो धैर्य होना जरूरी है, वो आत्मविश्वास होना जरूरी है और उसी आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश भी लगातार की जाती है। वसीम, जिस तरह से आपने छात्रों से भी बात की तो उनमें से एक छात्र साथी ऐसे थे, उन्होंने ये भी बताया कि पढ़ाई से भी उनका मन पूरी तरह से ऊब चुका था, लेकिन फिर से उसी तरह से अपने आप को तैयार करना ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो राजू सैनी जी, क्या स्टूडेंट्स को स्कूल
स्कूल जाने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि वो पढ़ाई से पूरी तरह से उब चुके होते हैं, एक लिंक उनकी टूट चुकी होती है, लेकिन उसके बाद में दोबारा उसी लिंक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राजू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे अभी हमने जाना था, पढ़ाई से उनका दिल अलग हट जाता है, स्कूल नहीं जाते और किताबों से दूर भागने लगते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे प्रेरित करेंगे आप कि वो लगातार स्कूल भी जाए, शिक्षा से जुड़े रहें? मेन तो क्या सेमिनार का आयोजन करते हैं छोटे छोटे, और घर घर जाके उनको समझाते हैं, बताते हैं। और जो हमारे बच्चे बीच में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जैसे जो केला का ठेला लगाता था वो सिलेक्ट हुआ है, जो पेपर बांटता था वो सिलेक्ट हुआ है, एक कन्हैया प्रजापति टीसी बने पेपर बांटते थे वो सिलेक्ट हुए, तो उनके उदाहरण देते हैं, उनको बार बार प्रेरित करते हैं, घर घर जाके उनको समझाते हैं, क्योंकि माता पिता समझ नहीं पाते हैं, वो भी दिन भर काम पे और आर्थिक स्थिति से जूझते हैं। और माहौल ऐसा है कि पूरा शराब चारों तरफ से घिरा हुआ है, सट्टा जुआ, इस टाइप से बस्तियां पूरी अंधकार में है। लेकिन इन चीज़ों से निकालने के लिए हम, जो हमारा ग्रुप है, धीरज सर है, कुंदन भाई है, बहुत सारे सब लोग, हम लोग मिलके वहाँ घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि भैया तैयारी करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करें, मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है, धैर्य रखें, 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि एकदम वो आ नहीं पाते, बार बार घर जाके हमको उनको प्रेरित करना पड़ता है, और दूसरों की जो कहानी हमको बताना पड़ती है कि ये बच्चा ऐसा था, ये सिलेक्ट हुआ है, आप भी आए, आपका भी सिलेक्शन हुआ। बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब भी जागृत होता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। ये तो हो गई उन बड़े बच्चों की बात जो अब इस दौर में है कि उनको क्या करना है वो डिसाइड करें, लेकिन वो बच्चे जो छोटे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल लगातार जाते रहे ताकि आने वाले वक्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, ऐसे बच्चों के लिए आपका ग्रुप और आप कुछ खास करते हैं, कैसे उन लोगों को प्रेरित करते हैं आप? हम लोगों ने अभी मोहल्ले में रोजगार सूचना बोर्ड, हमारा एक उद्देश्य है कि अब यहाँ की जो जनरेशन है वो IAS और IPS बने, उसके लिए हमने जो एजुकेशन के माहौल के लिए रोजगार सूचना बोर्ड हमने लगाए हैं। गोमा के फेल, पंचम के फेल में रोजगार सूचना बोर्ड, जितने भी रोजगार की जो रोजगार चीजें आ रही है, रोजगार से संबंधित चीजें हम वहाँ पर कटिंग करके चिपका रहे हैं, और हर गली में एक ओपन लाइब्रेरी बना रहे हैं। उसमें क्या है कि हम एक कुर्सी रख के 2, 3, 4 न्यूज़पेपर डेली रख रहे हैं हर गली में, जिससे क्या है जो बच्चा है वहाँ वो एजुकेशन से जुड़ेगा। धीरे धीरे वहाँ हम सेमिनार का आयोजन भी कर रहे हैं, जैसे बैंक से निकला, अभी हमने 14 अप्रैल को एक शिक्षा जागृति बाबा साहब के जन्मदिन पे, जो उनका सपना था कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उनके सपनों को हमने साकार करने के लिए जो बाबा साहब ने दिया था सपना, शिक्षा, एजुकेशन, उस एजुकेशन के लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लगभग 300-400 बच्चों ने एक शिक्षा जागृति रैली निकाली थी। उसमें ADPO थे, सिविल जज थे, फूड इंस्पेक्टर थे, हम सब लोगों ने मिलकर, हमारा उद्देश्य यही था कि जो आने वाली जनरेशन है वो क्राइम में ना जाए, वो एजुकेटेड बने, जिससे आने वाले, यदि परिवार में एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का विकास 100% है, और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिक उठेगा, और एक समाज में वो अपने जो समान जिंदगी है वो जी सकते हैं। बिल्कुल, तो शिक्षा का दान सबसे महत्वपूर्ण दान की बात कही जाती है, और कुछ इसी तरह का काम भी कर रखे हैं खुद राजू सैनी जी, और लोगों को प्रेरित कर रखे हैं पढ़ने के लिए। और जब लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ साथ, उन विद्यार्थियों के साथ साथ खुद राजू सैनी भी उतनी ही मेहनत करते हैं, और एक न एक दिन उसका फिर फल भी अच्छा मिलता है। वसीम हमारे साथ में जुड़े, वसीम के साथ में राजू सैनी जी जुड़े, हम दोनों का ही धन्यवाद करना चाहेंगे, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।